वो है आपका मधुबनी चित्रकला। और इस बार बीपीएससी में निश्चित तौर पे मधुबनी पेंटिंग पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं उसकी, जैसे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 कला संस्कृति के लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या बढ़ेगी और साथ साथ इतिहास के भी 2 प्रश्न जो लघु उत्तरीय हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो एक जो मेन आपका जो प्रश्न था वो तो आपका पूछेगा ही पूछेगा, साथ साथ जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो जिसकी संख्या बढ़ी है, जो इस बार से आपके बीपीएससी मेंस में पूछा जाएगा, तो उसमें निश्चित तौर पे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो लघु उत्तरीय प्रवृत्ति के हैं। उसमें आपका मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा शैली, ये 2 आपके लघु उत्तरीय प्रवृत्ति के हैं प्रश्न। तो निश्चित तौर पे 110% आप भरोसा रखिए कि ये 2 प्रश्न में कोई ना कोई एक प्रश्न निश्चित तौर पे लघु उत्तरीय टाइप में पूछे जाएंगे। इसीलिए आज का जो टॉपिक है लघु उत्तरीय दृष्टिकोण से, और साथ साथ आपका जब प्री में बैठते हैं तो वहां भी चित्रकला शैली से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कौन सा प्रश्न बीपीएससी कब किस रूप में दे दे कहना मुश्किल है, इसीलिए जो टॉपिक में है, जो सिलेबस में है, उसको आप लोग अच्छे से करके जाइए। ठीक है, जो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग। इसको हम पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, और खास करके यह बिहार के जो आप कह सकते हैं जो उत्तरी भाग है, यानी दरभंगा, मिथिला या मधुबनी के क्षेत्रों की यह कला शैली है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि चित्रात्मक तरीके से इसमें आपका मेन रूप से किसी भी फेस का या चित्रण नहीं होता है, बल्कि एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे चित्रण किया जाता है। इसकी इस शैली की विशेषता है। और यह शैली देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे और मेंस में किस प्रकार से लिखना है, साथ साथ दोनों पॉइंट के दृष्टिकोण से हम आपका आज क्लास ले रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मधुबनी चित्रकला। ठीक है, तो चित्रकला के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग जानते हैं कला कहते किसको हैं, तो कला मानव की कल्पनाओं का क्या है कि अभिव्यक्ति है। मानव की कल्पनाओं की क्या है, कला अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, अपनी जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देता है। ठीक है, तो इसी दरमियान हम लोग जो पढ़ेंगे उत्तर बिहार, खास करके अगर आप जैसे ये यहाँ पे मैप भी आप बना करके दिखा सकते हैं कि मधुबनी चित्रकला शैली किस क्षेत्र में फला फूला है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में आपका मधुबनी चित्रकला शैली या मधुबनी पेंटिंग का विशेष फील्ड है। खास करके दरभंगा, मधुबनी, मिथिला का जो क्षेत्र है, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र में आपको मधुबनी पेंटिंग के ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कलाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग में यही देंगे कि मधुबनी चित्रकला शैली बिहार के मिथिलांचल, मिथिला के अंतर्गत जो क्षेत्र है, खास करके दरभंगा, सहरसा, कुछ नेपाल का भी एरिया है, मधुबनी के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख कला शैली है। तो मेन रूप से इसको आप सिंबल बना करके भी दर्शा सकते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस क्षेत्र का है। तो यहां से प्रश्न भी प्री में भी आपका पूछा जा सकता है। अब आ जाइए जो कि लोक कला, यानी जो जनता के बीच की कला है। यह क्या है आपका, राजकीय कला नहीं है, या राजाओं के संरक्षण में फला फूला कला नहीं है। यह क्या है, लोक कला है, जो जन सामान्य लोग हैं उसकी कला है यह। ठीक है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पर इसको महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से इस कलाकारी में योगदान है। खास करके जो पुराने जमाने में, प्राचीन समय में कह सकते हैं, जो अंग्रेजों का समय था, उस समय में ही यह कला शैली का विकास हो गया था। और खास करके कायस्थ जाति की महिलाएं और ब्राह्मण जाति की महिलाएं या अग्री जातियों की जो महिलाएं थी, उनका यहाँ पर विशेष योगदान था इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है। और अब जाकर के कुछ पुरुष कलाकार भी हो चुके हैं इसके अंतर्गत, जो कि मिथिला पेंटिंग या मिथिला कलाकारी के माध्यम से देश विदेश में अपनी कला कौशल का परिचय दे रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेन रूप से हम लोग आएंगे और देखेंगे कि मधुबनी चित्रकला शैली कितने प्रकार की होती है।
तो मधुबनी चित्रकला शैली को मुख्यतः दो भाग में बांट करके इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं, उसी प्रकार से आप जब मेंस राइटिंग करेंगे तो ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले आपका भित्ति चित्र, भित्ति चित्र उसको बोलते हैं जो दीवालों पे बनाए जाते हैं, दीवालों पे तरह तरह के जो चित्र बनाए जाते हैं पत्थरों पे, दीवालों पे, वही भित्ति चित्र होते हैं। तो यहाँ पे भित्ति चित्र मिलेगा। और दूसरा आपका अरिपन चित्र, और इसको जो है भूमि पर, चबूतरे पे, आंगन में, दरवाजे के सामने आप लोग देखते होंगे बिहार में रंगोली जो बनाया जाता है, खास करके चावल को कलर करके जो महिलाएं बनाती हैं, वो सब आपका अरिपन चित्र ही है, और अरिपन चित्र उसी से बना है। ठीक है, अब आ जाइए भित्ति चित्र को भी मुख्यतः दो भाग में बांट करके आप लिखेंगे। भित्ति चित्र में पहला गोसनी घर की सजावट। आप लोग मिथिला के क्षेत्र में के होंगे तो आपको पता होगा एक गोसाई घर होता है जिसको गोसनी घर, यानी अपने कुल देवी देवताओं का एक अपना छोटा सा कमरा होता है जिसमें आपके घर के कुल के देवी देवता रहते हैं, उसी को गोसाई घर या गोसनी घर कहते हैं। और उसकी सजावट की जाती है भित्ति चित्र के अंतर्गत, उसमें देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाएगा। और दूसरा होता है कोहबर घर की सजावट। खास करके विवाह जब होता है आपके मिथिला क्षेत्र में तो एक कोहबर घर बनाया जाता है, यानी शादी के उपरांत जो लड़का और लड़की है उसको वहां पे बैठाया जाता है, तो वहां पर भी तरह तरह के चित्रांकन किए जाते हैं जिसका कि एक अपना मीनिंग होता है, जिसका कि एक अर्थ होता है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के भित्ति चित्र खास करके दीवारों पर मिथिला के क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। वही भित्ति चित्र हो गया। अरिपन आपके आंगन में या आपके दरवाजे पे, या आप कह सकते हैं कि महिलाएं खास करके कोई पर्व त्योहार है तो उसमें एक प्रकार से रंगोली के रूप में वो बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्र को देखिए। भित्ति चित्र यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोसनी घर की सजावट, इसमें धार्मिक महत्व के चित्र बनाए जाते हैं। इन धार्मिक चित्रों में जैसे दुर्गा जी का, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी आदि देवी देवताओं के चित्र को यहां पर बनाया जाता है। क्योंकि गोसनी मतलब ही होता है देवी देवता, गोसाई घर, यानी जो आपके कुल देवी देवता हैं उनके लिए जो कलाकारी किया जाता है देवी देवताओं को, तो उसके लिए। तो इसके निर्माण में जो है कायस्थ एक जाति है बिहार में, और दूसरा ब्राह्मण परिवारों की महिलाओं का विशेष योगदान होता है। यह भी एक बार प्रश्न पूछा था कि ये जो कायस्थ जाति के लोग हैं खास करके लेखा जोखा का काम करते थे अंग्रेजों के समय में, यानी लाला जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेखा जोखा का काम जो आगे चल करके कायस्थ जाति के लोगों को ही मिला था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण, तो आप समझ ही रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कायस्थ और ब्राह्मण इन दो परिवारों की महिलाओं का विशेष योगदान है आपके मिथिला पेंटिंग में। अब आ जाइए कोहबर घर। कोहबर घर क्या होता है, अभी हमने आपको बता दिया। कोहबर घर क्या होता है, जब विवाह के बाद जो लड़का लड़की एक साथ बैठाया जाता है तो वो कोहबर घर ही होता है। उसमें आप देखिएगा इस तरह के चित्र वहां पे दिखाए जाएंगे। जैसे यहाँ मछली का चित्र है, यहाँ आपका सूर्य का चित्र है, चंद्रमा का चित्र होगा, डोली कहार का चित्र है। उसी प्रकार से आपके यहाँ पे देखिए देवी देवताओं का चित्र है, यक्ष यक्षिणी का, यहाँ देखिए तोता का चित्र है। तो अलग अलग चित्र के अलग अलग महत्व होते हैं। यहाँ देखिए मछली है, तोता है, फिर आपका बांस का चित्र होगा, यहाँ गणेश जी का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र जो बनाए जाते हैं आपको प्रतीकात्मक होता है। आपको लगे कि इसमें क्या खासियत है, खासियत यही है कि ये चित्र के जगह इसका प्रतीक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, सिंबल का यूज ज्यादा किया जाता है। देखिए अगर आप देखिएगा इसमें आंख कितना बड़ा बड़ा है, आंख, तो ये इसकी महिला या पुरुष का चित्र वास्तविक नहीं है, ये क्या उसका एक आप कह सकते प्रतीक है। ये आपका मोर है, ये तोता है, या सूरज है, एक चंद्रमा होगा, ये गणेश जी का है, आपको दिख जाता होगा सब चित्र। ठीक है, ये कलश का है, ये कछुआ का है। ठीक है, उसके बाद मछली का है, देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके मिथिला चित्रकारी में अलग अलग चित्रों को बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, कोहबर घर में खास करके कौन से चित्र होते हैं। कोहबर घर के अंदर बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। खास करके मिथिला के एक तांत्रिक एवं ज्यामितीय चित्रकला है जिसमें अनेक सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक चिन्ह होते हैं, ठीक है, वास्तविक नहीं रहते हैं बल्कि सांकेतिक होते हैं।
कोहबर घर के बाहर सजावट में रति, यक्षिणियों यानी देवी देवताओं, कामदेव के चित्र एवं घर के अंदर के सजावट में पुरुष एवं नारी के अंगों का चित्रण किया जाता है तथा चित्रों की पृष्ठभूमि के लिए जिन पशु पक्षियों तथा वनस्पति यानी पेड़ पौधे का चित्र बनाए जाते हैं उनका प्रतीकात्मक महत्व होता है। जैसे केला है मां सलता का प्रतीक है यानी शक्ति का प्रतीक है, देह दशा हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। तोता कामवाहक का प्रतीक है, मछली कामोत्तेजना का प्रतीक है, खास करके नई नवेली दुल्हन और जो लड़का होता है उसके लिए ये सब चित्र बनाए जाते हैं। बांस जो होता है वह वंश वृद्धि का प्रतीक है। कोहबर घर में आप जब भी देखेंगे तो बांस का चित्रण जरूर किया जाता है, वो वंश वृद्धि यानी आगे का उसका वंश फले फूले। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा का जो चित्र होता है उन लड़के लड़की के दीर्घ जीवन के लिए होता है, दीर्घ आयु के लिए होता है। हाथी और घोड़ा उनका ऐश्वर्य सदा बना रहे समाज में उसके लिए है, और सिंह जो है उसका शक्ति का सूचक होता है। यानी ये सब प्रतीक के रूप में वहां पे मिथिला पेंटिंग में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, प्रारंभ में ये चित्र दीवारों पर ही बनाए जाते थे, लेकिन आगे चल करके वर्तमान में आप देखेंगे यह चित्र जो है कागजों पे, कपड़ों पे, खास करके छोटे, अभी तो जब कोरोना आया था तो मास्क पे भी बनाया जाता था, झोला में जो आपका होता है। ठीक है, बहुत जगह आपको दिखेगा। अब तो रेलवे का जो है कोच डब्बा सब में आपको यह मिथिला पेंटिंग दिखता है। ठीक है, तो ये इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना फेमस हो गया, लोगों को इतना अच्छा लगा कि अभी आप देखिएगा तो इसके ड्रेस में भी होने लगा, साड़ियां बनने लगी मिथिला पेंटिंग का, लोग टी शर्ट पे मिथिला पेंटिंग करके पहनते हैं। जैसे आपका जितना भी आपका घर में या घरेलू जैसे पर्दा हो गया उसमें आप देखिएगा मिथिला पेंटिंग रहता है। तो अभी बहुत ज्यादा इसका यूज होने लगा, और हर एक जगह पे कैनवास हो जो आपका चित्र बनाया जाता है उसमें कागज पे के टुकड़ों पे भी बनाया जाता है। ठीक है, कपड़े पे तो बनाया ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने एक अपना एक बहुत विशाल रूप या कह सकते हैं बहुत बड़ा आयाम ले लिया है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में इस मधुबनी पेंटिंग कलाकारी का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अब इसकी विशेषता को अगर आप देखिएगा तो शुरुआत में तो जब हमारे पास ये जो नेचुरल कलर ही हुआ करते थे और कृत्रिम कलर नहीं थे या ब्रश नहीं था, तो उस समय जो महिलाएं थी वो अपना हाथ से ही, उंगली से ही उसको अपना कलर से बनाती थी, और कलर जो बनाती थी वो भी प्राकृतिक, जैसे नारंगी का रंग है वो कुसुम के फूल से, यहाँ पे देखिए उंगलियों तथा बांस की कूची से चित्रण किया जाता था। क्योंकि उस समय बरस था नहीं तो महिलाएं बांस का जो है काट करके उसका कुच्ची तैयार करके पानी में भिगो के फिर उसको थकुच करके पत्थर से उसका कुच्ची बना करके तब जा करके वो करती थी चित्रांकन। उसके बाद लोक कल्याण की ऊंची उड़ान कला से भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। वनस्पतियों के द्वारा ही रंग का तैयारी भी की जाती थी। जो रंग बनाए जाते थे वो पेड़ पौधों के ही अवशेष से बनाए जाते थे। जैसे नारंगी का रंग कुसुम के फूल से बनाया जाता था, कुसुम का एक फूल होता है उससे। पीला रंग जो है गेंदा का फूल है उससे निचोड़ करके पीला रंग बनाया जाता था। केसरिया जो रंग है वो केसर एवं पलाश के फूल से बनाया जाता था। लाल रंग गेरुआ से बनाया जाता था। पीला हल्दी से बनाया जाता था, और बैंगनी रंग घोंघा जो होता है आपका घोंघा उससे बनाया जाता था। उसका अब रस निकाल के जैसे भी हो घोंघा से ये लोग बैंगनी रंग बनाते थे। ठीक है, व्हाइट भी बनाते थे, सब तरह के कलर यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, सुनहरा जो रंग है वो गोबर से बनाते थे, गोल्डन कलर जो बनाते थे वो गोबर से बनाते थे। अब देखिए ये था आपका किसका, तो भित्ति चित्र में जो कलर किया जाता था उसका विशेषता हमने बताया। अब आते हैं अरिपन। अरिपन पहले ही हमने बता दिया कि अरिपन होता क्या है। खास करके आपके आंगन में जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं उसके सामने महिलाएं आज भी बनाती है, जिसको आप लोग सिंपल रंगोली बोलते हैं। ठीक है, अबीर का प्रयोग करना या चावल को क्या करना कलर करके पीला नीला ब्लू करके उसको सजाती है फूल उल बना करके, वही आपका क्या है अरिपन। और वही चीज आपका क्या है मिथिला का ही वो चित्रकला शैली है। घर के चौखट या आंगन के जमीन पर कूटे हुए चावल में पानी और रंग मिलाकर के उंगली से सजाती है। चित्र फूल का, फल का, पौधे का, मनुष्य का, पशु पक्षी का, देवी देवताओं का भी चित्र बनाती है। ठीक है,
फिर तांत्रिका प्रतीक का चिन्ह, जैसे आप देख सकते हैं स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग ये लोग करके इस तरीका का चित्र बना करके अपना डिजाइन विजाइन बनाती हैं, तो ये तांत्रिक प्रभाव है प्रतीक का। फिर स्वास्तिक और दीप का भी चित्र आप देखिएगा, जैसे इस प्रकार के दीप का चित्र आप बहुत ज्यादा देखिएगा बनाती हैं महिलाएं, ठीक है। तो ये सब आपके घर के दरवाजे पे बना हुआ रहता है। तो ये सब प्रतीक का जो है प्रयोग यहाँ पे अरिपन में ही किया जाता है। और खास करके इसका आप देखिएगा कि चावल के जो कलर करके जो बनाती हैं, ठीक है, अपनी इन्हीं विविध आयामों के कारण मधुबनी चित्रकला शैली अन्य लोक कलाओं की तरह पारिवारिक अनुष्ठानों, खास करके पारिवारिक अनुष्ठान हो, पर्व त्योहार हो, चाहे कोई फंक्शन हो, शादी विवाह हो, त्योहार में अत्यधिक गहराई से जुड़ी हुई है। और मिथिला के क्षेत्र में खास करके समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मतलब इधर आप देखिएगा तो ये सब निश्चित रूप से जब विवाह शादी होगा तो निश्चित रूप से यह चित्रकारी किया जाता है, तथा चित्रों का मात्र सांकेतिक रूप ही इस शैलीगत कला शैली की विशेषता है। यानी आप ये जो चित्र का जो ये देख रहे हैं, ये बस एक प्रतीक है। ये क्या है? एक प्रतीक के रूप में। वास्तव में इससे सुंदर भी चित्र बनाया जा सकता है, वास्तविक चित्र, लेकिन ये इसकी यही विशेषता है कि यह प्रतीक के रूप में, जैसे ये तोता के रूप में है, ये मछली है, देखिए ये आपका कछुआ है, यह सूर्य है, ठीक है, ये कोई देवी देवताओं का चित्र है, ठीक है, ये इधर आपका जो है, आप गौर करेंगे तो बहुत सारे चित्र आपको एक ही इमेज में बहुत सारे चित्र आपको दिखाई देंगे। देखिए अब ये यहां पर जो है आप देख पा रहे होंगे, ये यहां पर जो है ये आपके भगवान शिव और पार्वती का चित्रांकन किया गया है विवाह का, ठीक है, पार्वती और शिव का है, ठीक। तो ये कमल के फूल का है, ये यहाँ हाथी का है जो बताए ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये आपका चंद्रमा का चित्र होगा, ये मछली का है, ये बांस का है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये बांस का है जो कि किसका प्रतीक है? वंश वृद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो चित्र बनाए जाते थे वो विभिन्न प्रतीक के रूप में समाज में एक जो कोई व्यक्ति जो नवविवाहित जोड़ी है उसके जीवन की जो आगे का जो जीवन है वो सुखमय हो, उसके लिए ये सब चित्र बनाए जाते थे। और अभी के वर्तमान युग में इसका इतना महत्व बढ़ चुका है कि अभी आप देखेंगे कि जो भी आपकी राजधानी है पटना में भी, वहां पर भी आप चाहे स्टेशन जाइए, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे जहां पे जाइएगा तो वहां पे आपको बहुत सारे चित्र मिलेंगे। अगर इसका सही से प्रयोग किया जाए तो ये क्या होगा, एक तो कलाकारी भी हो जाएगा, सुंदरता भी हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा कि बहुत सारे चीजों को भी यह जो है निखार सकता है। जैसे अगर किसी पेड़ पौधे पे कर दिया गया तो लोग उसको काटेंगे नहीं, या किसी दीवार पे चित्र कर दिया जाएगा तो उस पे लोग थूकेंगे नहीं या गंदा नहीं करेंगे। तो बहुत बात है, सरकार बहुत सोच समझ करके आप देखिएगा जितने भी दीवार हैं सबको कलरफुल कर दिया है कि लोग कम से कम अगर कुछ भी वहां पे गंदा एक्टिविटी करने से बचे, या उस पे थूकते हैं या गंदा फेंकते हैं तो वो नहीं फेंकेंगे, क्योंकि सुंदर चीज को कोई भी मन में हो जाता है खराब नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी उद्देश्य होता है। तो और साथ साथ आपका क्या है कि जो बिहार का जो कला शैली है इसका भी विकास हो रहा है, और अभी जापान में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। जापान में यह कला बहुत चरम सीमा पे है, लोग इस कला को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो जापान में आपका मिथिला कला का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब अगर मेंस राइटिंग में पूछे तो आप इतना लिख देते सफिशियंट है, और जब भी यह प्रश्न पूछेगा तो आपको दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछेगा। इतना याद रखिएगा, 68 का जो अभी मेंस होगा, ठीक है, निश्चित तौर पे मधुबनी पेंटिंग लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, फुल गारंटी के साथ में बोलूंगा। इसको आप अच्छे से रट्टा मार के जाइए और यही चीज आप लिख दीजिए, काफी है, सफिशियंट है। चूंकि यह लघु उत्तरीय है तो इसमें ये तो बहुत ज्यादा हमने बता दिया है, इतना भी आपको लिखने की आवश्यकता उतना नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और जिनका भी 90+ नंबर आ रहा है वो निश्चित तौर पे मेन से जुड़ जाए। क्लास जारी है, लगभग 80 to 90% कोर्स हो चुका है ऐप के माध्यम से। बस उसमें अब आपको IR सेक्शन को अपडेट करना है, इसलिए क्लास से जरूर जुड़े।